Okay then, open your book. Page number 34, lesson number 4. Open your book. Hornbill, landscape of the soul. We are going to start lesson number 4. This is written by Nathalie Roy. A wonderful old tale is told about the painter Yu Daozi, who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. The master had hidden his work behind a screen, so only the emperor would see it. For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. Look, sir, said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. तो एक बहुत पुरानी कहानी, टेल मीन्स स्टोरी, एक शानदार कहानी सुनाई जाती रही है एक पेंटर के बारे में जिसका नाम था व्यू डाओजी। और 8th सेंचुरी की ये स्टोरी है। उसकी लास्ट पेंटिंग एक लैंडस्केप था, लैंडस्केप जिसमें हम नेचुरल सीन पेंट करते हैं, एनी नेचुरल सीन फ्रॉम द नेचर। और ये इसने बनाई थी एम्परर जुएंगजोंग के लिए, उसकी पैलेस वॉल को डेकोरेट करने के लिए, यानी उसके महल की दीवार पर लगाने के लिए। और जो पेंटर था उसने अपना काम एक स्क्रीन के पीछे, पर्दे के पीछे छुपा रखा था, सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि सिर्फ बादशाह जो एम्परर है वही उसको देख सके। और फॉर ए लॉन्ग वाइल, बहुत देर तक जो एम्परर है वो उस पेंटिंग को, उस वंडरफुल सीन को एडमायर करता रहा, यानी उसकी तारीफ करता रहा। और उसमें क्या क्या था, उसमें फॉरेस्ट थे, जंगल थे, हाई माउंटेन्स थे, वाटरफॉल्स, बादल आकाश में उड़ते हुए, और मैन ऑन हिली पाथ, पहाड़ियों पर लोग चढ़ते हुए, बर्ड्स इन फ्लाइट, ये सब उसके अंदर था। देन द पेंटर सेड, लुक सर, तो ये सर के लिए ही लिखा हुआ है, ये उसकी लैंग्वेज में इसको ई लगा दिया है। उसने कहा ये जो पहाड़ के बिल्कुल लोअर बॉटम में जो केव है, गुफा है, उसके अंदर एक आत्मा रहती है। द पेंटर clapped his hands and the entrance to the cave opened. The inside is splendid beyond anything words can convey. Please let me show your majesty the way. और फिर उसने, पेंटर ने इतना कहकर के ताली बजाई और जो गुफा का दरवाजा था वो खुल गया। और उसने कहा कि अंदर जो है वो बहुत ही शानदार है, स्प्लेंडेड यानी शानदार। तो आप जितना कि शब्दों में नहीं बताया जा सकता, तो आइए मैं आपको इसका रास्ता दिखाऊं।
The painter entered the cave, but the entrance closed behind him. And before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. Not a trace of Liu Daozi's brush was left, and the artist was never seen again in this world. और वो पेंटर जैसे ही उस गुफा के अंदर घुसा, जो गुफा का दरवाजा था वो उसके पीछे बंद हो गया उसके घुसते ही। और एस्टोनिश्ड यानी हैरान बादशाह जो था वो बड़ा हैरान था कि पेंटिंग के अंदर कैसे कोई जा सकता है अंदर। तो जैसे ही वो पेंटर अंदर गया, एम्परर कुछ बोल पाता उससे पहले ही जो पेंटिंग थी वो दीवार से गायब हो गई। द पेंटिंग हैड वैनिश्ड मीन्स गायब हो जाना, तो दीवार से वो पेंटिंग गायब हो गई। और दाऊजी को किसी ने नहीं देखा, ना ही उसका ब्रश, पेंटिंग का जो भी सामान था, कोई भी उसका सामान बाकी नहीं रहा, किसी को नजर नहीं आया, और ना ही वो आर्टिस्ट दोबारा किसी को दुनिया में दिखा। Such stories played an important part in China's classical education. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They help the master to guide his disciple in the right direction. Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted, for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. और इस तरह की जो कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, वो चाइना के क्लासिकल एजुकेशन का हिस्सा है। कन्फ्यूशियस जो वहां का फिलोसोफर था, और जुहांगजी की जो भी बुक्स हैं वो सब इस तरह की स्टोरी से भरी हुई है। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल, यानी जो भी उनके शिक्षक होते हैं वो अपने शिष्यों को, गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों को सही रास्ते पर चलने के लिए इन बुक्स की हेल्प से प्रेरणा देते हैं। बियॉन्ड द एनेक्डोट, एनेक्डोट होता है किस्सा, जैसे कि ये था छोटे छोटे किस्से जो होते हैं। दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, और ये सब में भी एक आर्ट छुपी होती है, कला होती है। एवरीबडी कैन नॉट डू सच थिंग्स। कंट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन, चाहे ये स्टोरी हो या दूसरी कोई हो, अबाउट अ पेंटर। दूसरी स्टोरी भी एक पेंटर के बारे में थी जिसने ड्रैगन को पेंट किया लेकिन उसकी आंख नहीं बनाई, इस डर से कि वो पेंटिंग से बाहर निकल करके उड़ जाएगा, निकल आएगा। और ये एक ओल्ड स्टोरी है फ्रॉम माय नेटिव, नेटिव यानी जो उसकी पुश्तैनी जगह है जहां पर वो पैदा हुआ है। From my native Flanders that I find most representative of Western painting. In 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter. The father would not accept a son-in-law in such a profession. So Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened. Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. 15th century में एंटवर्प एक मास्टर ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ होता है जो लोहे का काम करता है, तो वो अपने इस काम में बहुत कुशल था। एंड उसका नाम था क्विंटन मैक्सीज। सो ही फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, एक पेंटर की डॉटर से इसको प्यार हो गया। और जो फादर यानी कि जो पेंटर था, तो वो इस
शादी के लिए परमिशन नहीं दे रहा था, बिकॉज इस प्रोफेशन का यानी एक ब्लैक स्मिथ को वो अपने दामाद के रूप में अपनाना नहीं चाहता था। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो। जो क्विंटन था वो उसके स्टूडियो में यानी जहाँ वो पेंटिंग वगैरह किया करता था, स्नीक यानी चुपचाप घुसा उसके स्टूडियो में, और उसने एक फ्लाई, एक मक्खी उस पर बना दी जो उसका पेंटिंग बोर्ड था, और इतने रियलिस्टिक मैनर में उसने उसको बनाई, विथ सच अ डेलिकेट रियलिज्म, यानी वो इतनी नेचुरल लाइव लग रही थी वो, कि मास्टर जो था वो खुद धोखा खा गया, यानी कि जो पेंटर था वो खुद धोखा खा गया। वो उसको उड़ाने लगा, उसने सोचा कि जो रियल फ्लाई है वो वहां बैठी हुई है, और जब उसको पता चला कि इट इज अ पेंटिंग, तो क्विंटन को उसने अपना शिष्य बना लिया, अप्रेंटिस यानी जो नया नया काम सीखते हैं। और उसके बाद उसने उसकी डॉटर से मैरिज की, शादी की, और बाद में वो बहुत फेमस पेंटर बना। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect, illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. तो ये दो स्टोरीज बताती हैं हमें, समझाती हैं कि किस तरह का आर्ट उस टाइम था, और किस तरह का परफेक्शन लोगों के अंदर था पेंटिंग्स में, ड्राइंग्स में। इल्यूजनिस्टिक यानी कि जिसमें भ्रम पैदा हो, लाइकनेस इन यूरोप, तो यूरोप में इस तरह की पेंटिंग्स उस वक्त चला करती थी, और एशिया में भी दे वर द दे डिपिक्टेड द इनर लाइफ एंड स्पिरिट, यानी जो पेंटिंग्स होती थी वो बिल्कुल लाइव होने का भ्रम पैदा करती थी, ऐसा लगता था कि वो रियल है। और इस तरह की पेंटिंग्स उस वक्त एशिया और यूरोप में बनाई जाती थी। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. Let me show the way, the Tao, a word that means both the path or the method and the mysterious works of the universe. The painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearance. तो इन स्टोरीज का जो स्टोरीज इनसे जुड़ी हुई है पेंटिंग से, उनका कुछ ना कुछ मॉरल होता था, कुछ मैसेज होता था, जो अपनी पेंटिंग्स के जरिए ये आर्टिस्ट लोग देना चाहते थे। जैसे कि जो चाइनीज स्टोरी स्टार्टिंग में हमने पढ़ी, एम्परर जो है वो बाहरी खूबसूरती उसकी देखता है, यानी माउंटेन्स, फॉरेस्ट, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स, एवरीथिंग। लेकिन जो आर्टिस्ट है वो उसको उसका अपने जो काम उसने किया है, यानी जो पेंटिंग उसने बनाई है, उसकी रियलिटी बताना चाहता है, उसका रियल मीनिंग बताना चाहता है। तो द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्क्वर्ड। एक बादशाह एक पूरे रियासत पर रूल कर सकता है जितना उसने जीता है उसको, लेकिन एक आर्टिस्ट ही जानता है कि उसके अंदर का रास्ता क्या है, यानी रियल वे क्या है। So he says in that story, let me show the way, यानी अंदर की जो रियलिटी है वो सिर्फ एक कलाकार को, एक आर्टिस्ट को ही पता होती है। Yes, a word that means both the path or the method. Dao means जो वर्ड यूज किया गया है उसमें का मतलब है रास्ता भी और तरीका भी।
एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसके जो रहस्य हैं, वो सब एक आर्टिस्ट ही बेटर जान सकता है। द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग उसमें गायब हो जाती है, लेकिन आर्टिस्ट जो है वो अपने गोल, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। यानी कि द आर्टिस्ट वांट्स टू कन्वे द मैसेज कि जो मटेरियलिस्टिक रियलिटी है, जो बाहरी सुंदरता है, जो कुछ बाहर से नजर आता है, सिर्फ वो ही रियलिटी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, जो कि इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स हैं, ब्रह्मांड के जो सीक्रेट्स हैं, जिनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। एंड ओनली द आर्टिस्ट कैन रीच अप टू दैट गोल और डेस्टिनेशन। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a Western figurative painting. Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle, the Chinese painter does not choose a single viewpoint. His landscape is not a real one, and you can enter it from any point. Then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely. This is even more true in the case of the horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. It also requires the active participation of the viewer, who decides at what pace he will travel through the painting, a participation which is physical as well as mental. The Chinese painter does not want you to borrow his eyes, he wants you to enter his mind. The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. So, in this paragraph, the author wants to tell about the difference between the Chinese and European paintings. A classical Chinese landscape, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा, तो उसमें कोई एक्चुअल व्यू नहीं होता है, जैसे कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग यानी कि जो यूरोपियन पेंटिंग्स है उनमें होता है। वेयर और यूरोपियन पेंटर जो है वो दे वांट यू टू बोरो हिज आइज, यानी वो चाहते हैं कि उनकी नजरों से हम उस पर्टिकुलर लैंडस्केप को देखें, जैसे कि उसने एक स्पेसिफिक एंगल से उसको देखा है, एक खास व्यू पॉइंट से उसको देखा है। तो यूरोपियन पेंटिंग्स जो होती हैं उनमें हमें पेंटर की नजरों से उन पेंटिंग्स को देखना होता है। ओनली देन वी कैन अंडरस्टैंड इट्स रियल ब्यूटी एंड वैल्यू। बट अ चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। लेकिन चाइनीज पेंटिंग्स में ऐसा नहीं होता है, एक सिंगल व्यू पॉइंट यानी एक सिंगल नजरिया उसमें नहीं होता है। हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन, वो एक रियल लैंडस्केप नहीं होता है, उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। सो यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, यानी आप किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से उसको देख सकते हैं। आर्टिस्ट आपके लिए एक रास्ता बनाता है उसके अंदर, और आपसे उम्मीद करता है कि यू शुड ट्रेवल अप एंड डाउन, यानी आप बहुत बारीकी से उस पेंटिंग के अंदर अपने दिमाग के द्वारा उसके अंदर घुस करके उसको ऑब्जर्व करें। इन अ लेजरली मूवमेंट, लेजरली यानी फ्री टाइम में, और उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए आपका माइंड बिल्कुल फ्री होना चाहिए। दिस इज इवन मोर ट्रू in the case of horizontal scroll, in which the action of slow opening one section of the painting, यानी पहले एक एंगल से आप उसको देखेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, तब उसका जो रियलिटी है वो नजर आएगी। किसी एंगल से वो कुछ लगेगी,
फिर उसके बाद जितना डीपली आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसका जो रियल वैल्यू है, रियलिटी है, वो आपके सामने आती जाएगी। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। और ये जो देखने वाला है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन इसके अंदर होना चाहिए। जब तक अलग अलग एंगल से उस पेंटिंग को नहीं देखा जाएगा, जब तक एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, तब तक उसको जो रियल मीनिंग है वो समझ में नहीं आएगा। और ये व्यूअर पर डिपेंड करता है कि एट व्हाट पेस, यानी किस गति से। एक जल्दी जल्दी ओवरलुक कर लेंगे हम तो हमको उसकी रियलिटी समझ में नहीं आएगी चाइनीज पेंटिंग की, जब तक कि हम उसको माइन्यूटली, स्लोली, बहुत समय दे करके एक एक चीज को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, तो तब तक उसकी जो रियल वैल्यू है वो हमारे सामने नहीं आएगी, और ना ही हम उस पेंटिंग को समझ पाएंगे कि एक्चुअली जो आर्टिस्ट है वो दिखाना क्या चाहता है। So the Chinese painter does not want you to borrow his eyes. He wants you to enter his mind. तो यूरोपियन पेंटर्स जो हैं वो चाहते हैं कि हम उनकी आंखों से, यानी उनके नजरिए से उस पेंटिंग को देखें, जबकि जो चाइनीज पेंटर है वो ये चाहते हैं कि हम उसकी नजरों से नहीं देखें, बल्कि उसके दिमाग में घुस करके उस पेंटिंग को देखें, यानी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था एंड व्हाट डज ही वांट टू कन्वे थ्रू दैट पेंटिंग। क्या वो बताना चाहता है, क्या वो दिखाना चाहता है, तो उसके लिए, उसको समझने के लिए हमें उसके दिमाग में घुसना पड़ेगा। So this is the difference between the European and the Chinese painting. The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. क्योंकि जो लैंडस्केप आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली इट्स नॉट अ सिंपल लैंडस्केप। उसके अंदर बहुत सारी गहराइयां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो छुपी हुई हैं। तो उन सबको समझने के लिए यू हैव टू एंटर द माइंड ऑफ द पेंटर। दैट क्लियर? This concept is expressed as Shanshui, literally mountain water, which used together represent the word landscape. More than two elements of an image, these represent two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe. The mountain is yang, reaching vertical towards heaven, stable, warm, and dry in the sun, while the water is yin, horizontal and resting on the earth, fluid, moist, and cool. The interaction of yin, the receptive, feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. What is often overlooked is an essential third element, the middle void, where their interaction takes place. This can be compared with the yogic practice of pranayam, breathe in, retain, breathe out. The suspension of breath is the void where meditation occurs. The middle void is essential. Nothing can happen without it. Hence the importance of the white, unpainted space in Chinese landscape. This is also where man finds a fundamental role. In that space between heaven and earth, he becomes the conduit of communication between both poles of the universe. His presence is essential even if it's only suggested. Far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is, in Francois Chang's wonderful expression, the eye of the landscape. So, ये जो पूरा कंसेप्ट है चाइनीज पेंटिंग्स का, उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। द कंसेप्ट इज दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शेंशुई। तो शेंशुई और का मतलब है जो माउंटेन्स हैं,
माउंटेन वाटर है। शैनशुई का लिटरल मीनिंग है माउंटेन वाटर, यानी कि पहाड़ों से जो बहता है पानी। which used together represent the world landscape, और उससे ही ये सारा लैंडस्केप जो है वो बनता है। more than two elements of an image, these represent two complementary poles। तो जो दो जरूरी पोल्स हैं, दो ध्रुव हैं इस पृथ्वी के भी, इस यूनिवर्स के भी, तो वो डाउइस्ट व्यू यानी कि डबल व्यू जो दो जनों की इंपॉर्टेंस को बताता है, तो वो व्यू दिखाना चाहता है यूनिवर्स का। तो माउंटेन जो है वो यांग है, माउंटेन को यांग कहा गया है चाइनीज लैंग्वेज में, और जो वाटर है उसको यिन कहा गया है। तो यांग का मतलब है रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, जो बहुत पहाड़ हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, स्टेबल रहते हैं और धूप गर्मी सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, और फिर भी अपनी जगह पर कायम रहते हैं, स्ट्रॉन्गली खड़े रहते हैं। दूसरी तरफ यिन है यानी कि वाटर, जो बहता है, रेस्टिंग ऑन द अर्थ, बह करके पृथ्वी तक आता है, मतलब लैंड एरिया तक आता है। फ्लूइड है, मॉइस्ट यानी उसके अंदर नमी है, और ठंडा है, कूल है। तो इंट्रैक्शन ऑफ यिन द रिसेप्टिव, यिन को कहा गया है फेमिनिन एस्पेक्ट, यानी कि जो यूनिवर्सल एनर्जी के लिए, जैसा कि हमारी इंडियन माइथोलॉजी में माना जाता है शिव और शक्ति दोनों एसेंशियल हैं, तो इसी तरह से मेल और फीमेल, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन मिलकर के उस यूनिवर्स को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर यांग को मैस्कुलिन माना गया है, जो स्ट्रॉन्ग है, अपनी जगह पर स्टेबल है, और उसी से उत्पत्ति हुई है यिन की, यानी कि पहाड़ों से ही, माउंटेन से ही जो वाटर है वो जनरेट होता है, और यिन को फेमिनिन एस्पेक्ट माना गया है। और ये एक बेसिक फंडामेंटल नोशन है डाओइज्म का, यानी कि सृष्टि के लिए, इस दुनिया के लिए, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए मैस्कुलिन और फेमिनिन जो एनर्जी है उन दोनों का इंट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर यूनिवर्स में इम्पोर्टेंट है। तो यांग एंड यिन। और जिस पर हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता है वो थर्ड एलिमेंट है जो कि बहुत जरूरी है, द मिडल वॉइड, वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस। बीच की जो खाली जगह है, यानी कि जहां पर यांग और यिन का इंट्रैक्शन होना बहुत जरूरी होता है, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं यौगिक प्रैक्टिस से। जैसे कि जो प्राणायाम हम करते हैं, योगा में जब प्राणायाम किया जाता है तो सांस अंदर लेते हैं, थोड़ी देर उसको रोका जाता है, उसके बाद उस सांस को बाहर सेकेंड नॉस्ट्रिल से छोड़ा जाता है। तो ये जो सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ है, यानी कि जब हम अंदर सांस रोक लेते हैं, वो जो कंडीशन होती है दैट इज द कंडीशन ऑफ मेडिटेशन, यानी वो ध्यान की अवस्था होती है। जितनी देर हम ध्यान लगाएंगे उतनी देर हम प्राणायाम में सांस को रोक करके रखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द मिडल वॉइड। मिडल वॉइड यानी ये जो बीच की जगह है, खाली जगह है, तो बीच का जो सीन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पर यांग और यिन का इंट्रैक्शन होगा। और जब तक इंट्रैक्शन नहीं होगा तो ये सृष्टि नहीं बन पाएगी। इसी तरह से प्राणायाम में भी अगर हम सिंपली ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं तो इट इज ऑफ नो यूज, जब तक कि हम उसको रिटेन नहीं करेंगे, ब्रीथ को रोकेंगे नहीं, तो और ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक इट इज नॉट वर्थ एनीथिंग। सो इट इज यूजलेस
नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस, जो लैंडस्केप पेंट किया गया है उसमें माउंटेन्स और वाटर है, यांग और यिन है, लेकिन बीच की जो खाली जगह है विच इज द हैज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बीच का हिस्सा जो पेंटर ने खाली छोड़ दिया है, जहां पर कुछ भी उसने पेंट नहीं किया है, दैट इज द मिडल void where the interaction of yang and yin are supposed to take place. Is that clear? This is also where man finds a fundamental role in that space between heaven and earth. और अगर हम उसको इस पृथ्वी के हिसाब से हम समझें तो स्वर्ग लोक और पाताल लोक के बीच में है पृथ्वी, यानी इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की जो जगह है वहां पर ही हमारा फंडामेंटल रोल होता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स को जो अपने कर्म है वो इस पृथ्वी पर करने होते हैं। अगर इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से हम इसको समझें तो 3 तरह के लोग होते हैं, स्वर्ग लोक यानी आकाश, और पाताल लोक यानी बिलो द अर्थ, बिल्कुल नीचे, और जो लैंड एरिया है वो कहलाता है पृथ्वी लोक, जहाँ हम लोग ड्वेल करते हैं, यानी जहाँ ह्यूमन बींग्स रहते हैं। तो वही उनका बेसिक रोल है, फंडामेंटल रोल है, वहीं पर उनको काम करना है। तो दिस मिडल वॉइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये बीच की जो खाली जगह है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। He becomes the conduit of communication between both poles of the universe. तो यूनिवर्स के जो दोनों पोल्स हैं, यानी कि स्वर्गलोक और पाताल लोक, तो उसके जो मेन बीच का जो स्पेस है उसी में हमारा रोल होता है। His presence is essential even if it is only suggested far from being lost or oppressed by the lofty peaks. He is in Francois Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape. यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे और again I'll explain the summary of this lesson to you. And we'll finish it in the next class. अभी अगर इस जितना हमने पढ़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। जो समझ में नहीं आया, एनी हार्ड वर्ड और एनी पैराग्राफ, एनी लाइन, यू कैन आस्क मी। दीक्षिता, have you understood? Sumit, second paragraph, Priya, that is on page number 34. Second paragraph है, such stories played an important part in China's classical education. इस तरह की कहानियां जो हैं वो चाइनीज क्लासिकल एजुकेशन यानी कि जो एजुकेशन का पार्ट थी, जैसे कि कन्फ्यूशियस और जुआंगजी जो ये राइटर्स हुए हैं, इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं इसमें इस तरह की कहानियां, जो ऊपर हमने पैराग्राफ 1 में जो स्टोरी पढ़ी है, इस तरह की कहानियां अक्सर हमें उन बुक्स में मिलती हैं, जिसका एग्जाम्पल देकर के गुरु जो भी शिक्षा देने वाले होते हैं वो अपने शिष्यों को, डिसाइपल यानी जो उनके शिष्य होते हैं, पीपल्स, उनको सही रास्ता बताते हैं जीवन जीने का, यानी सच के रास्ते पर, सही रास्ते पर उनको चलने के लिए
इंस्पायर करते हैं। एनेक्डोट यानी कि किस्से, तो इस तरह के किस्से अक्सर हमें मिल जाते हैं उनकी बुक्स में। और उसके अलावा जैसे जो हमने ये अभी फर्स्ट पैराग्राफ में जो स्टोरी थी कि उसने वॉल एक पेंटिंग बनाई थी जो एक लैंडस्केप था। इसी तरह से एक और फेमस आर्टिस्ट था, पेंटर था, जिसने की ड्रैगन की फोटो बनाई थी, लेकिन उसकी आंख नहीं बनाई क्योंकि उसको डर था कि वो उड़ जाएगा, बाहर निकल आएगा। तो इस तरह की स्टोरीज अक्सर चाइनीज बुक्स में मिल जाती हैं। नाउ प्रिया, इज इट क्लियर? समझ में आ गया?